हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम बायो-सेवर्ट लॉ के क्या एप्लीकेशंस हैं उनको देखेंगे और उनके थ्रू क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी इस बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो हेडिंग लगा लीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। बच्चों, फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी मैग्नेटिक फील्ड due to finite straight current carrying wire. Finite straight current carrying wire. Finite straight current carrying wire. It means कि अब की बार हमारे पास एक वायर होगा जिसकी कुछ पर्टिकुलर लेंथ होगी। क्लियर? इस पर्टिकुलर वायर से किसी पॉइंट P पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी ये कैसे निकालेंगे? आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे फ्रॉम पॉइंट P विच इज टेकन एज D. क्लियर? दिस इज योर परपेंडिकुलर टू द वायर. ठीक? और इस परपेंडिकुलर लाइन से L लेंथ नीचे जा करके एक DL एलिमेंट कट करोगे। इस DL से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे। क्लियर? समझ में आ रही बात? अब क्या होगा कि यहाँ पे ये हो गया 90. सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा. क्लियर? सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा. ओके, 90 माइनस थीटा. अब सुनो, अगर इसके अकॉर्डिंग आप बायो-सेवर्ट लॉ का इक्वेशन लिखते हो तो क्या आएगा? तो पहले हम लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू स्मॉल लेंथ करंट एलिमेंट dB is equal to what? या magnitude of dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl. Now sin 90 minus theta. Here we taken the, this is your R vector ना? Clear? या R ले लो. This is your R. So the angle between dl and R is taken here. Theta. Clear? So what we write here, mu naught upon 4 pi ideal sin 90 minus theta upon R square. क्लियर हो गया? अब यहां से देखो, sin 90 minus theta is what? cos theta. So ideal cos theta upon R square is dB. Clear? But this dB is only for DL एलिमेंट. DL एलिमेंट के थ्रू इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है. हमें निकालना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. मतलब पर्टिकुलर पूरे वायर से हमें निकालना है. तो एक काम करते हैं, सपोज करो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट P पर ज्वाइन कर देते हैं और इसकी इस वाले पोजीशन से यहाँ से भी इस पॉइंट P पर हम ज्वाइन कर देते हैं. क्लियर? नाउ दिस मेक सम एंगल phi 1 एंड दिस मेक सम एंगल phi 2. क्लियर? अब सोचो कि अगर इस पॉइंट P से हम एंगल के थ्रू डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट कर दें एंगल के थ्रू, तो हमें कंप्लीट वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी. भाई, एंगल के थ्रू आप ऊपर बढ़ोगे, एंगल के थ्रू आप नीचे बढ़ोगे, तो पूरे वायर के थ्रू इस पॉइंट P पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी ये मिल जाएगी. क्लियर? साइन 90 माइनस थीटा के थ्रू तो ये इस पॉइंट पे मिल रही है. बट अगर एंगल के थ्रू पूरा हम निकालें और यहां से phi 1 से phi 2. क्लियर? तो अगर ये हम करते हैं तो हमें पूरे वायर के थ्रू इस पॉइंट P पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी ये मिल जाएगा. इट मीन्स कि हम एंगल के रिस्पेक्ट में यहां पर इंटीग्रेट कर दें.
क्लियर? If we integrate this dB, we get mu naught upon 4 pi which is constant, इसको बाहर ले लेंगे. Current is also constant, but in this case what we take dl cos theta upon r square, ये आपका बचेगा. अच्छा, यहां से ये देखो कि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो अगर थीटा को करेंगे तो डी थीटा, आर को करेंगे तो डी आर, एल को करेंगे तो डी एल, तो दिया ही है. क्लियर? इसके रिस्पेक्ट में करेंगे. अब हमको यहाँ पे एंगल के फॉर्म में करना है. कहाँ से कहाँ करना है, जरा ये देखो. φ1 से -φ2. क्या करोगे? φ1 से -φ2. एक बार नोट करके ले लेना, किसी भी पर्टिकुलर एंगल को आप फर्स्ट लेते हो वो पॉजिटिव लेना. क्लियर? तो ऑपोजिट साइड में, इस परपेंडिकुलर लाइन से ऑपोजिट साइड वाला जो एंगल होगा, इट इज टेकन नेगेटिव ऑलवेज. इफ यू कैलकुलेट या इफ यू इंटीग्रेट बाय एंगल, देन व्हाट वी डू, फर्स्ट वी टेक एंगल पॉजिटिव, देन अनदर एंगल वी ऑलवेज टेक इन नेगेटिव. क्लियर? सो φ1 to -φ2. क्लियर? अब यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन होगा, इस इंटीग्रेशन को आप जरा चेक करो. यहाँ पे dl है, यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पे r स्क्वायर. r को देखो जरा, क्या r वेरिएबल है या कांस्टेंट? देखो जैसे जैसे dl एलिमेंट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, r की वैल्यू छोटी होती जाएगी, नीचे आएगा बड़ी होगी, इधर जाएगा फिर बड़ी होगी. इट मीन्स r हमारा कैसा है? वेरिएबल है. क्लियर? dl एलिमेंट भी ओवरऑल वायर जाएगा, चेंज होता रहेगा, थीटा भी चेंज हो रहा है. क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम dl को और r को किसी भी तरीके से किस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे? थीटा के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे. क्लियर? अब थीटा के फॉर्म में कैसे आएगा, चलो पहले चेक करते हैं. अगर हम ये ट्रायंगल लें, सपोज दिस पॉइंट P, या ये ट्रायंगल ले लेते हैं. ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? क्लियर? इस ट्रायंगल को लेते हैं. दिस इज योर 90 डिग्री. ओके, सो दिस इज टेकन एज बेस एंड दिस इज टेकन, एंगल यहाँ से ले रहा हो ना, तो इस ट्रायंगल को अगर आप सीधा करोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा. क्लियर? ये एंगल फाई है. क्लियर? या φ2 है. तो यहाँ से अगर आप लोगे तो क्या होगा, ये b होगा, ये p होगा, ये h होगा. तो यहाँ से ये b और ये आपका परपेंडिकुलर और ये वाला पार्ट आपका हाइपोटेनस. क्लियर? समझ में आ रही बात? ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस. तो यहाँ से अगर आप क्या निकालते हो, कॉस थीटा, बी और एच का रिलेशन, बी और एच का रिलेशन. कॉस थीटा देखो तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच. बी इज योर डी एंड एच इज योर आर. क्लियर? अब आर वेरिएबल है तो हम आर की जगह पे कुछ एंगल वगैरह रखें. तो आर को अगर हम सिंगल करते हैं तो ये आएगा डी अपॉन कॉस थीटा. क्लियर? तो हम आर की एक वैल्यू थीटा के फॉर्म में पाते हैं. क्लियर? दूसरा कॉन्सेप्ट देखो. दूसरा, अब हमें डीएल लेंथ को देखना है. लेंथ को हम एंगल वगैरह में कर सकते हैं क्या? ठीक है, चलो. अब यहाँ पे देखो, ये डी है, ये एल लेंथ नीचे आए हो, ये एल लेंथ नीचे आए हो. तो अगर यहाँ पे हम इसको और इसको कंपेयर करें, इसको और इसको कंपेयर करें, तो ये टैन थीटा का फॉर्मेशन होगा, पी और बी. तो यहाँ से अगर हम टैन थीटा चेक करें, सो टैन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, इट मीन्स एल अपॉन डी. क्लियर? और यहाँ से अगर हम डी को इधर रख दें तो डी टैन थीटा इज इक्वल टू एल. बट व्हाट वी फाइंड डीएल. तो डीएल कैसे मिलेगा? अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद द रिस्पेक्ट ऑफ थीटा, अगर हम इस एल को डिफरेंशिएट कर दें विद द रिस्पेक्ट ऑफ थीटा, सो व्हाट वी गेट, dl इज इक्वल टू दिस d इज कांस्टेंट, tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा. क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा. सो dl इज इक्वल टू d सेक स्क्वायर थीटा. ओके, नाउ dl की जगह पे भी एंगल मिल गया, r की जगह भी एंगल मिल गया. दोनों की वैल्यू हम उठा के वहां पे पुट कर देते हैं.
पुट करने पर क्या आएगा जरा देखो, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अब डीएल की जगह पे क्या लिखोगे, फ्रॉम φ1 टू -φ2। चलो साफ साफ लिख देते, इधर रफ कर देते हैं। dB इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटीग्रेशन फ्रॉम φ1 से -φ2। फिर यहाँ पे dl cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई फ्रॉम φ1 टू -φ2। क्लियर। dl की जगह पे क्या लिखोगे, d sec स्क्वायर थीटा, d sec स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, r की जगह पे d अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो d स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ से ये देखो sec स्क्वायर को 1 अपॉन cos स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इस d से ये स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, या मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर लिखो, आई फ्रॉम φ1 टू -φ2 व्हाट cos थीटा अपॉन d, and this d is the perpendicular distance from wire to point P. Yes or no? If d is perpendicular distance from wire to point P, it is constant, so it taken comes out from the integration. ये आ गया आपका बाहर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी। क्लियर। तो अंदर सिर्फ क्या बचा, cos थीटा। समझ में आया, यस और नो, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो, अच्छा एक काम करो, देखो हमने ट्रायंगल नीचे का लिया, अब यहाँ से अगर हम डीएल एलिमेंट यहाँ कट करते तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है φ1 से φ2 -φ2 ये करेक्ट होता, बट अभी यहाँ देखो हम लोग नीचे से लेके ऊपर जा रहे हैं, इट मीन्स अगर हमने इसको नेगेटिव लिया है तो हम ये बोलेंगे कि -φ1 से लेके या -φ2 से लेके φ1 की तरफ जा रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम φ1 कर लेते हैं। क्लियर, दिस इज योर φ1 एंड दिस इज योर -φ2 भाई क्या कर रहे हैं हम, देखो ना यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, φ2 से लेके φ1 जा रहा है, इधर डीएल एलिमेंट लियो ना, तो यहाँ से लेके धीरे धीरे ऐसे जा रहे हो, और ये एंगल तुमने नेगेटिव ले रखा है, तो ये क्या होगा, -φ2 से φ1 की तरफ जा रहा है। क्लियर। अब यहाँ से जरा इसका ये समझ में आया ना, कंफ्यूजन तो नहीं है। वैसे भी कर सकते हो, डीएल एलिमेंट यहाँ से कट करना, कुछ वैल्यूज तुम्हारी चेंज होंगी, और ओवरऑल अगर तुम इंटीग्रेट करते हो तो तुम्हारा आंसर वही आएगा। क्लियर। अब यहाँ के अकॉर्डिंग क्या लोगे, -φ2 से φ1, अगर ये वाला पॉजिटिव लेते हो तो ये तुमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो पहले तुमने ये एंगल लिया, तो ये पॉजिटिव लोगे तो ये तुमको नेगेटिव, उसको भी कर सकते हैं बट नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है, मैंने क्या बोला, पहला एंगल जो लोगे वो पॉजिटिव लोगे तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाला एंगल या इस परपेंडिकुलर लाइन से जो ऑपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो ये पहले पॉजिटिव लोगे तब ये नेगेटिव लोगे, या अगर तुमने इसको पॉजिटिव ले रखा है तो ये वाला नेगेटिव लोगे, तो तुम क्या बोलोगे, -φ2 से +φ1 की तरफ जा रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक। अब यहां से देखो, चेक करो, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin थीटा, तो यहां से बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा कहां से कहां, -φ2 से φ1। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू रखो जरा, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई अपॉन डी, इसको रखोगे तो आपका आंसर आएगा साइन फाई वन प्लस माइनस माइनस प्लस साइन फाई. So this is your magnetic field intensity due to finite straight current carrying wire at distance d, perpendicular distance d. याद रखना ये d क्या है, perpendicular distance, it is always taken constant, इसको हम क्या लेंगे, constant लेंगे. क्लियर. तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. समझ में आया. फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला देख लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू. फाई वन फाई टू क्या है, परपेंडिकुलर लाइन से जो एंगल्स डिवाइड होंगे वो हमारे फाई वन फाई टू होंगे, परपेंडिकुलर लाइन से. ये बात याद रखना, परपेंडिकुलर लाइन से जो एंगल डिवाइड होंगे फाई वन फाई टू. क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, चलो अब इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. Now first question is, suppose we taken some wire where I is equal to 3 ampere और इस I से, इस वायर से 5 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट P है. क्लियर. ये पॉइंट P इस वायर के इस एंड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है और इस वायर के इस एंड से 60 डिग्री एंगल बना रहा है. सो व्हाट इज द नेट magnetic field at point P? So what we write, magnetic field B vector is equal to mu naught upon 4 pi I upon this distance D sin phi 1 plus sin phi 2. This is your formula. Okay, now put the value. Mu naught upon 4 pi is 10 to the power minus 7 and I is 3 ampere and this distance d is 5 meter and the value of sin phi 1, if we take this phi 1 is 60 degree, so sin 60 is equal to what, under root 3 upon 2. Clear. And this angle is phi 2, so sin phi 2 it means sin 30, sin 30 is equal to 1 by 2. If you calculate this, what we get a magnetic field intensity. क्या आएगा, 3 upon 5 into 10 to the power minus 7 into calculate this to 3 plus 1 root 3 plus 1. यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे 3 upon root 3 plus 1 upon 10 into 10 to the power minus 7 Tesla. What is the SI unit of magnetic field is Tesla. Okay, if you calculate this you get the value of magnetic field. by अंडर रूट 3 की वैल्यू रख देना 1.732 और प्रोडक्ट करके सॉल्व कर दे. इस 10 को आप ऊपर कर सकते हो, तो 3 अंडर रूट 3 प्लस 1 10 टू दी पावर व्हाट, ये ऊपर जाएगा -8 हो जाएगा. क्लियर. टेस्ला समझ में आया कैसे किया. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, गिवन थी आपको, आई दिया था, फाई 1 फाई 2 दिया था, सिंपल फॉर्मूला रखा और वैल्यू निकाल ली. क्लियर हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सपोज करो आपको एक स्क्वायर गिवन है. क्लियर. और उस स्क्वायर की ओवरऑल लेंथ गिवन है. दिस इज योर स्क्वायर. क्लियर. सपोज करो इसकी लेंथ आपको दिया है 6 मीटर. 6 मीटर. क्लियर. तो ये एंगल तो 90 होंगे. अगर इसके सेंटर पर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, दिस आई इज इक्वल टू 4 एम्पियर. क्लियर. अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. कैसे निकालोगे. देखो क्या करना है. सिंपली क्या करो, एक वायर ले लो, एक लेंथ ले लो पर्टिकुलर वायर की.
तो अगर कोई साइड ले लिया, सपोज दिस इज ए बी सी डी एंड यू टेक एडी लेंथ लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे करंट ये है आई। क्लियर? इस एडी लेंथ से इस पी को ज्वाइन करो, ज्वाइन एपी एंड पीडी। क्लियर? एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द एडी, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एडी एट पी। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। अब अगर ये लेंथ 6 है और ये सेंटर है तो ये ऑफकोर्स कितनी होगी भाई? अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये a/2 3, इस पॉइंट को m ले लो, तो लेंथ ऑफ PM इज इक्वल टू 3 मीटर। ये लेंथ 3 हो गई। दिस लेंथ इज योर परपेंडिकुलर, सो दिस इज योर D। नाउ व्हाट इज दिस एंगल एंड व्हाट इज दिस एंगल? दिस इज योर 90 और ये सेंटर से जा रहा है तो ये 45 होगा, ये 90 तो ये भी कितना होगा बेटा? 45। भाई ये 90 ये 45 तो 90 प्लस थीटा ये तुम्हारा क्या आएगा? ये भी 45 आएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन phi 1 plus sin phi 2, and for complete square we multiply by 4। भाई हर साइड से अगर आप इसको ऐसे करते हो तो क्या होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा। फॉर कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इस पॉइंट पी पर? 4 से मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻⁷। आई की वैल्यू 6, डिस्टेंस कितना आया? 3। नाउ साइन 45 1/√2 प्लस साइन 45 1/√2 इंटू 4। 3 से इसको कट किया, कितना आया? 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁷ मल्टीप्लाई बाई टेक एलसीएम, सो 2/√2 यही आएगा इंटू 4। इसको रैशनलाइज करो, क्या आएगा आपका? 8/√2 इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला। क्लियर? सॉल्व करके देख लीजिएगा। 2 रैशनलाइज होगा, नीचे 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 4 2 8 √2 10⁻⁻⁷ टेस्ला। क्लियर? तो ये तरीका था जिससे आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। इसी तरह ट्रायंगल्स के भी क्वेश्चंस गिवन होते हैं, ठीक है। एक होमवर्क दे देते हैं आपको। होमवर्क क्या है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्लियर? ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल 60, साइड है आपकी 3 मीटर, 3 मीटर एंड 3 मीटर। क्लियर? इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर जो कि सेंटर है, P क्या है? सेंटर। क्लियर? सेंटर ऑफ ट्रायंगल। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? B आपको फाइंड करना है सेंटर पे। कैसे निकालोगे? करंट ऐसे मूव कर रहा है, डायरेक्शन भी बतानी है। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी जरा देखो। करंट किधर जा रहा है? इधर। पाम इधर लेके आओ, आउटवर्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? आउटवर्ड होगी। डायरेक्शन मत भूलना। क्लियर? क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर, इसके पास डायरेक्शन भी होगी। क्लियर? तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन भी बतानी। सिंपली स्केलर फॉर्म से मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर डायरेक्शन निकालने का तरीका बता दिया है, उससे आप डायरेक्शन फाइंड कर लोगे। ये आपका होमवर्क है, ट्राई करिएगा। करंट कितना है? आई की वैल्यू गिवन है, गिवन आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। यहाँ पे आई कितना दिया है? 2 एम्पियर दिया है। क्लियर? इसको सॉल्व करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? समझ में आया? अब क्या होता है बच्चों कि हमारे पास कुछ जनरल केसेस होते हैं।
अगर ये जो वायर हमने लिया था फाइनाइट लेंथ का, अगर इस बार हम इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ले लें, इट मीन्स कि हमारे पास जो वायर हो वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का हो, इनफाइनाइट हो, और उस वायर से डी डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझो, जो हमने ज्वाइन किया था, ये दिस इज योर φ1 एंड दिस इज योर φ2। अब एक बात सोचो कि अगर ये इनफाइनाइट वायर है तो ये किसी भी पर्टिकुलर डी डिस्टेंस पे होगा, अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन है हमारी, जो ऐसे डायग्राम में तो आपको एक ट्रायंगल के फॉर्म में दिख रही है, ये कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पे जाके जुड़ी है, तो ये कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन ही होगी। इट मीन्स दिस लाइन is also perpendicular to the length of the wire. It means both direction are same, so this φ1 is 90 degree and this φ2 is taken 90 degree। मतलब यहाँ पर ये कैसे लिया जाएगा, 90 डिग्री लिया जाएगा। भाई इनफाइनाइट है तो कहीं ना कहीं टिल्ट होगा ही नहीं ना, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पे जाके ज्वाइन करोगे तो ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, जनरल केस है बेटा, यहाँ पर φ1 90 हो जाएगा और φ2 90 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो क्या आएगी, μ0/4π I/d दिस साइन 90 प्लस अगेन साइन 90। क्लियर? सो द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1। सो व्हाट वी राइट हियर, B वेक्टर इज इक्वल टू, या B वेक्टर मैग्नीट्यूड is equal to what, 1 plus 1 2 μ0/4π I/d। यहाँ से ये 2 और ये 4 का 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या लिख सकते हो, B वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू μ0/2π I/d। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जो अगर इनफाइनाइट है तो वहाँ पे φ1 और φ2 की वैल्यू 90 लेंगे ऑलवेज। क्लियर? और यही नोट करके लिख रहे हैं आपको इस केस में कि φ1 और φ2 की वैल्यू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से 90 डिग्री होगी। डायग्राम के थ्रू तो आप ऐसे ही बनाओगे। क्लियर? बट ये एंगल आपका क्या होगा, 90 होगा। कॉन्सेप्ट की बात है, ये इनफाइनाइट है, कहाँ पे जाके जोड़ोगे, स्ट्रेट लाइन ही तो जाएगी। क्लियर? तो पैरेलल हो गई, इट मीन्स 90 डिग्री। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? इसी तरह एक सेकंड केस है, रफ करें इसको। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट, क्या लिखोगे, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब हो गया, ये सोचो। इट मीन्स कि इस बार आपको एक एंड पता होगा और दूसरा जो एंड होगा वो आपका कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। इट मीन्स इस एंड से जनरल केस ले रहे हैं, ठीक है, जनरल केस में यहां से 90 डिग्री ही ड्रॉ करता है। क्लियर? जनरल केस में क्या करता है, एक एंगल φ2 को ऑलवेज टेकन 90 डिग्री। क्लियर? अब यहां से अगर आप इसको ज्वाइन करते हो, या ये बोलो φ2 इज ऑलवेज टेकन 0 डिग्री। क्लियर? तो यहां से देखो ये एंगल तो आपका 90 हो गया और यहां से सेकंड कोई एंगल बन ही नहीं रहा है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें, ये डिस्टेंस d है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0/4π I/d साइन φ1 प्लस साइन φ2। क्लियर? यहाँ पे देखो कि पहला एंगल तो ये तो 90 डिग्री है, दूसरा परपेंडिकुलर हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला एंगल तो है ही नहीं कुछ।
इट मीन्स इस बार फाई 2 की वैल्यू क्या होगी, यही नोट करके लिख लीजिएगा। यहाँ पे फाई 2 की वैल्यू क्या होगी 0 और फाई 1 इज टेकन 90 डिग्री। जरूरी नहीं है फाई 1 ही हो, ठीक है, एक एंगल 90 होगा और एक एंगल 0 होगा जहां से वो ज्वाइन होगा। क्लियर है? तो यहां पे क्या लिखोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1, सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी। Clear? So this is your magnetic field intensity due to semi-infinite straight current carrying wire. कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट कर लीजिए। क्लियर? तो ये था एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक्स में दिए हुए हैं, ट्राई करिए और प्रैक्टिस करिए, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर होगा। बुक को रीड करिएगा, सारे पॉइंट्स हाईलाइट करके अपने पास एक पर्टिकुलर नोट्स बना के रखिएगा। क्लियर है? पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर हमारा सर्कुलर लूप के थ्रू क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके बारे में हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर है? समझ में आया? चलिए पढ़ते रहिए।